एवरीवन, दिस इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू दी चैनल सिंप्लीफाइंग एग्जाम्स। बच्चों, आज हम अपना लास्ट पार्ट को कवर करने वाले हैं जिसमें हमारा मेन टॉपिक रहेगा फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। और साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि इस लेसन में ऑलरेडी दी गई है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझना वैसे भी जरूरी है। शुरू करते हैं फिर आज की इस क्लास को बिना किसी देरी के साथ। अगर देखा जाए फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यहां पे बात हो रही है जो फर्स्ट पेज होता है ना, इंडेक्स, जिसे हम प्रियम्बल कहते हैं, उसी के बारे में। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विद अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ इट्स बेसिक वैल्यूज विच इज कॉल्ड द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इस प्रियम्बल को हमें काफी डिटेल में अच्छे तरीके से समझना है। द प्रियम्बल फोकसेस ऑन जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीव्स, faith and worship, equality of status and of opportunity, fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation। तो यही सारी चीजों को एक एक करके डिटेल में समझने की हम कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं बच्चों, ये है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिकली जितनी भी एनसीईआरटी की बुक्स हैं उसमें आप फ्रंट पेज पे इसे जरूर देखते हो। और इसके अलावा एक और चीज मेंशन होती है, वो है फंडामेंटल ड्यूटीज, जिसमें आपको 11 ड्यूटीज के बारे में बताया गया। स्टार्टिंग में वो 10th अमेंडमेंट के थ्रू से 11 कर दिया गया। अब इस प्रियम्बल के अंदर वो सभी चीजें हैं जिसमें हम एक एक करके अच्छे तरीके से समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों, आप देखोगे यहां पर आप देख सकते हो वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया का क्या मीनिंग है? देखिए, ये जो वर्ड है हमने इंस्पायर होके स्पेशली यूएसए और साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन ड्रॉन अप एंड एनेक्टेड बाय द पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव and not handed down to them by a king or any outside power। कहने का मतलब सिंपल सा यही है कि हमने जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाए वो किसी आउटसाइडर पावर या फिर कोई किंग के थ्रू नहीं बनाए, बल्कि हमने खुद के अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू ही अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएगा। वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये हो गया हमारा पहला। सेकंड हम बात करते हैं सवन की, जो कि यहां पे ऑलरेडी मेंशन है। इसका क्या मतलब होता है? पीपल हैव सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजन ऑन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर। नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि इस वर्ड को यूज करने का मेन मकसद यही था कि अब हमारी कंट्री 1947 के बाद प्रॉपरली इंडिपेंडेंट है। कोई भी एक्सटर्नल पावर हमारे को प्रेशराइज करके हमसे काम नहीं करा सकती। और यहाँ पे जो लोग हैं वो एक तरीके से एलिजिबल है इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली डिसीजन लेने के अंदर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स है। थर्ड की अगर बात करें, सोशलिस्ट, जो कि यहां पर मेंशन है, वेल्थ इज जनरेटेड सोशली एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय द सोसाइटी। गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द ओनरशिप ऑफ लैंड एंड इंडस्ट्री टू रिड्यूस सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। यानी कि गवर्नमेंट कुछ ऐसा करे कि इंडस्ट्री और ओनरशिप ऑफ लैंड को अपने अंडर में करके ये जो इनइक्वालिटीज हमें देखने को मिलती है सोशियो इकोनॉमिक, उसे कम से कम क्या कर दे, रिड्यूस कर दे। और साथ ही जो वेल्थ है वो कुछ इस तरीके से सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट हो कि सभी को इक्वल तरीके से चीजें मिल सके। तो सोशलिस्ट ये हो गया। इसके अलावा अगर बात की जाए सेकुलर की, जैसा कि आप जानते हो कि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री मानी जाती है, क्योंकि यहां पे हर चीज में डाइवर्सिटी बड़ी मात्रा में देखने को मिलती है। फिर चाहे आप रिलीजन की बात करो, कास्ट की बात करो, लैंग्वेज की बात करो, हर चीज में आपको डाइवर्सिटी कम नहीं बल्कि पीक लेवल की देखने को मिलेगी। सो दैट्स अ रीजन कि इंडिया को एक सेकुलर कंट्री माना गया। सिटीजन हैव कंप्लीट freedom to follow any religion but there is no official religion। जी हाँ बच्चों, इंडिया का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। और यहाँ के जो लोग हैं अपने मन चाहे जिसे भी अपनाना चाहे उस धर्म को वो अपना सकता है। गवर्नमेंट ट्रीट्स ऑल रिलीजियस बिलीव एंड प्रैक्टिसेस विद इक्वल रिस्पेक्ट। और जो गवर्नमेंट है, डजंट मैटर कि यहाँ पे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बुद्धिस्ट, जैनिस्ट, कोई भी हो, सबको वो इक्वल तरीके से ट्रीट करेगी। कोई यहाँ पे मेजॉरिटी माइनॉरिटी का कॉन्सेप्ट नहीं फॉलो किया जाएगा। इसके अलावा डेमोक्रेटिक की अगर बात की जाए, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल एंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट, इलेक्ट देयर रूलर्स एंड होल्ड देम अकाउंटेबल। बेसिकली डेमोक्रेटिक के अंदर क्या होता है कि इलेक्शन के बेसिस पर यहाँ के जो लोग हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, जो कि रूल करते हैं खुद उन्हीं के ऊपर, बट अपनी लिमिटेशन में। अगर वो अकाउंटेबल नहीं
नहीं होंगे तो हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी यहाँ पे ठीक नहीं है। तो यहाँ पे जो भी रूलर आता है वो अकाउंटेबल होता है अपनी आम जनता के लिए। द गवर्नमेंट इज रन अकॉर्डिंग टू सम बेसिक रूल्स। तो जो भी रूल्स बनाए जाते हैं गवर्नमेंट को एक तरीके से लिमिटेशन के अकॉर्डिंग ही बनाने पड़ते हैं, कि ऐसा नहीं है कि वो एक डिक्टेटरशिप होके अपनी पावर का यूज करे। इसके अलावा अगर बात की जाए रिपब्लिक की, तो बच्चों द हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन एंड नॉट अ हेरिडिटी पोजीशन। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो प्रेसिडेंट होता है, जो राष्ट्रपति होता है, वो इलेक्टेड पर्सन होता है, कोई डायनेस्टी के बेस पे नहीं बनाया जाता। तो यहाँ पे रिपब्लिक का मतलब ये रखा गया। अगर वही बात की जाए जस्टिस की, सिटीजन कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड जेंडर, सोशल इनइक्वालिटी हैव टू बी रिड्यूस्ड। यानी कि किसी भी लोग के साथ उनके धर्म को लेकर, जाति को लेकर डिस्क्रिमिनेट नहीं होना चाहिए, और ये जो सोशल इनइक्वालिटी है उसे कम करना चाहिए। गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल। यानी कि जो भी सरकार है वो काम करेगी आम लोगों के वेलफेयर के लिए, अच्छे तरीके से रहने के लिए, स्पेशली ऑफ द डिसएडवांटेज ग्रुप। यानी कि वो लोग जो कि काफी एक तरीके से माइनॉरिटी में होते हैं या फिर पिछड़े माने जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया जस्टिस। इसके अलावा अगर बात की जाए लिबर्टी की, लिबर्टी मींस की फ्रीडम, जो कि हमने ये वर्ड इंस्पायर्ड है फ्रेंच रेवोल्यूशन से। फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी एंड लिबर्टी मैंने आपको बता दिया था। देयर आर नो अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द सिटीजन इन व्हाट दे थिंक, हाउ दे विश टू एक्सप्रेस देयर थॉट एंड द वे दे विश टू फॉलो अप देयर थॉट इन एक्शन। यानी कि लोगों को यहाँ पे सबसे अच्छी चीज है कि प्रॉपर तरीके से फ्रीडम दी गई है कि वो क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं। यानी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बोलने की पूरी आजादी है, घूमने की, कोई भी काम करने की। बस यही चीज है कि उसे एक लॉ के अंडर में ही काम करना पड़ेगा। इट मींस कि रिस्ट्रिक्शन लोगों को राइट्स के साथ दी गई है, एक्स्ट्रा नहीं करना, कानून के दायरे में आके ही काम करना है। आपको लिबर्टी अच्छी तरीके से मिली हुई है। इक्वालिटी की बात करें, ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ। कानून के सामने सभी क्या है, बिल्कुल इक्वल है, समान है। डजंट मैटर कि उसका रिलीजन, लैंग्वेज, उसकी कास्ट क्या है। द ट्रेडिशनल सोशल इनइक्वालिटी जो इंडिया में बहुत टाइम से एस्टैब्लिश थी, हैव टू बी एंडेड, उसे खत्म कर दिया गया आफ्टर इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द गवर्नमेंट शुड एंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। तो गवर्नमेंट को यह जरूरी है कि वो सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी निकाले, किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए। फ्रेटर्निटी की बात की जाए तो देश कैसे बढ़ेगा, भाईचारे से बढ़ेगा। ऑल ऑफ अस शुड बिहेव एज वी आर मेंबर ऑफ द सेम फैमिली। हमें ऐसा ही बिहेव करना चाहिए कि हम एक ही परिवार के सदस्य हैं। नो वन शुड ट्रीट अ फेलो सिटीजन एज इंफीरियर। किसी को भी नीचा दिखाने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। आप इन वर्ड्स के ऊपर गौर कर रहे हो कि हर एक वर्ड्स के अंदर डीप मीनिंग दिया गया है। और इसके अलावा बच्चों एक छोटी सी चीज और एडअप यहां पे करनी है। द टर्म socialist and secular were added in preamble through the 42nd Constitution Amendment in 1976। तो 1976 में 42वें अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड को प्रियम्बल के अंदर ऐड किया गया था। तो ये सारी चीजें हैं हमारे प्रियम्बल से रिलेटेड। अगर देखा जाए इसे एक फुल रीड आउट करके, तो ये है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें बताया गया, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved in Constitution India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure for all its citizens, जैसे अभी हमने बात करी थी, justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation। तो यही सारी चीजें हैं जिसे हमने अपने प्रियम्बल में डाला गया था। और इसी प्रियम्बल को बच्चों आप जानते हो 26 नवंबर 1949 में हमने क्या किया था, अडॉप्ट किया था, यानी कि उसे एक्सेप्ट कर लिया था, स्वीकार लिया था। और कुछ ही टाइम बाद ही 26 जनवरी 1950 में उसे पूरे देश में इंप्लीमेंट भी कर दिया गया था। होप सो कि बच्चों आप प्रियम्बल के बारे में काफी अच्छे तरीके से आप समझ
चुके होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें खास चीजों के बारे में हमारे खुद के संविधान के, कॉन्स्टिट्यूशन के, इट इज अ वेरी लॉन्ग एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट, जैसे कि हमने पहले भी बात कर रखी है। देयरफॉर इट नीड्स टू बी अमेंडमेंट क्वाइट रेगुलरली टू कीप इट अपडेटेड। अब ऐसा नहीं है कि एक बार हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो जो लिखा है वो ही माना जाएगा, नहीं। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर थे उनको पता था कि आगे चल के टाइम के अकॉर्डिंग, डिमांड्स के अकॉर्डिंग चीजों में चेंजेस लाना जरूरी है। सो दैट्स अ रीजन कि यहाँ पे अमेंडमेंट के प्रोसेस को भी लाया गया था। Those who crafted the Indian Constitution felt that it has to be in accordance with people's aspiration and change in society। जैसे जैसे लोगों की एस्पिरेशन बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे सोसाइटी में चेंजेस आता रहेगा, वैसे वैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी लोगों की एस्पिरेशन को फुलफिल करने के लिए चेंजेस होते रहेंगे। They did not see it as a sacred, static and unalterable law। तो वो नहीं चाहते थे कि इसे एक रिस्ट्रिक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, इसलिए उन्होंने क्या बनाया, इसे काफी फ्लेक्सिबल बना दिया। ठीक है, इसलिए रिजिड और फ्लेक्सिबल दोनों कहा जाता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। इसके अलावा सो दे मेड प्रोविजन टू इनकॉर्पोरेट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। दिस चेंजेस आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स। तो होप्स हो कि बच्चों आपको इसके बारे में अच्छे तरीके से पता चल चुका होगा। ये था हमारा मेन टॉपिक फिलोसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। अब बात कर रहे थे लास्ट टॉपिक के बारे में इस लेसन के, जो कि है बच्चों आपके इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि इस लेसन में दिए गए हैं। सबसे पहले हमने बात करी थी बच्चों अपार्थाइड। अपार्थाइड एक सिस्टम था जो कि स्पेशली साउथ अफ्रीका में हमें देखने को मिला था, एक तरीके का डिस्क्रिमिनेट उसके बिहाफ पर, उनके ब्रीड, उनके कलर को लेकर, ब्लैक वर्सेस व्हाइट। The official policy of racial separation and ill treatment of black followed by the government of South Africa between 1948 and 1989. Constitution Assembly की अगर बात की जाए, an assembly of people representative that write a constitution for a कंट्री। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जिसका निर्माण ही कुछ इसलिए किया गया था कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा। इसके बाद बच्चों जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो इस असेंबली का क्या हुआ, डिसॉल्व कर दी गई थी, यानी कि खत्म कर दी गई थी। थर्ड है बच्चों हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ ऑफ अ कंट्री, जो सबसे टॉप माना जाता है, कंटेनिंग फंडामेंटल रूल गवर्निंग द पॉलिसी एंड सोसाइटी इन अ कंट्री। तो ये है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की अगर बात की जाए, अ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी इन अ कंट्री। तो ये हमारा क्या कहलाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसके अलावा फिफ्थ है बच्चों ड्राफ्ट। तो ड्राफ्ट आप जानते हो कि एक तरीके से जो डॉक्यूमेंट है उससे बनाने से पहले जो भी उसके अंदर एक चेंजेस किया जाता है। फॉर एग्जांपल हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो उससे पहले हमने एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई थी कि अगर कोई भी चेंजेस करना है तो वो पहले ही कर लिए जाए। और लास्ट है बच्चों प्रियम्बल, जिसके अंदर बताया जाता है कि एक कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरीके से स्टैब्लिश हो रहा है, उसके अंदर कौन कौन से वो एलिमेंट्स है। फिर चाहे हमने एग्जांपल के तौर पे सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक या फिर लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इन सभी के बारे में पढ़ लिया। ये था बच्चों हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन से रिलेटेड ओवरऑल चैप्टर। होप्स हो कि बच्चों आपको इन 4 पार्ट्स में इस लेसन के बारे में अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। स्टिल कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। बाकी हम मिलेंगे अपने एक न्यू लेसन के साथ, तब तक के लिए सही बच्चे खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।